ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं या फिर इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। अमेरिकी पिछलग्गुओं से सावधान। एक हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। अभी बड़ी अशांति फैली हुई है वहां, और आप देखिए उस अशांति का श्रेय किसे दिया जा रहा है? चाइना और अमेरिका को। देखिए हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से भी लगती है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट में अमेरिकी हाथ होने की आशंका तब और गहरा गई जब हिलेरी क्लिंटन के करीबी मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख चुना गया। शेख हसीना के अनुसार उन्हें सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिकी सैन्य अड्डे को मंजूरी न देने की कीमत चुकानी पड़ी। सच जो भी हो, अमेरिका द्वारा दूसरे देशों में सत्ता बदलने के प्रयास नई बात नहीं है। रॉबर्ट जर्विस के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप उतना ही अमेरिकी है जितना एप्पल पाई। अपनी पुस्तक ओवरथ्रो में अमेरिकी लेखक स्टीफन किंजर ने 100 सालों के अमेरिकी सत्ता परिवर्तन प्रयासों को 3 कारणों में बांटा है। पहले चरण में साम्राज्यवादी विस्तार कर निकारागुआ, हवाई अड्डा, हवाई, क्यूबा, प्यूर्टो रिको, फिलीपींस को अपने साम्राज्य में मिलाया गया। और दूसरे चरण में आप देखेंगे कि शीत युद्ध के अंतर्गत चिली, दक्षिण वियतनाम, ईरान, ग्वाटेमाला में खुफिया कार्यवाही कर तख्तापलट के प्रयास, और तीसरे चरण में सीधे आक्रमण के जरिए पनामा, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया आदि में सत्ता बदली गई। चर्चित पुस्तक कॉवर्ट रिजीम चेंज में लेंडरसी ओ रूक ने शीत युद्ध के दौरान ऐसी 64 सफल असफल खुफिया प्रयासों की चर्चा की है। ये प्रयास कितने तुच्छ कारणों पर आधारित रहे, इसकी वानगी कैनेडी कार्यकाल के एक प्रसंग से मिलती है। ब्रिटिश गुयाना की स्वतंत्रता के तुरंत बाद अब पहले राष्ट्राध्यक्ष बने छेदी भारत जगन द्वारा व्हाइट हाउस में कैनेडी और उनके सहायक आर्थर सिलेसिंगर जूनियर ने वार्ता के अंत में एक मार्क्सवादी पत्रिका में छपे लेख का उल्लेख मात्र उनके सत्ता से हटने का कारण बना, और जगन के खिलाफ हिंसक आंदोलन खड़ा किया गया और उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। स्वयं सिलेसिंगर ने 30 वर्ष बाद दोबारा बतौर राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका आए और जगन से इस सत्ता परिवर्तन का सूत्रपात करने के लिए माफी मांगी। इराक में वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बहाने की गई सैन्य कार्रवाई पर हुई छिछला लेदर के बाद इन प्रयासों के स्वरूप में बदलाव आया। अब आर्थिक प्रतिबंध, सांस्कृतिक क्षेत्रों में घुसपैठ, चुनावी हस्तक्षेप और उग्र प्रदर्शनों का सहारा लिया जा रहा है, और इन सभी हथकंडों को स्वयं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन वॉल्टन ने स्वीकारा था। लेंडरसी का कहना है कि इस कवायद में लक्षित देशों के विपक्षी नेताओं को भरोसा दिलाया जाता है और उग्र प्रदर्शन के बल पर सत्ता परिवर्तन संभव है। कहने को अमेरिका मोनरो डॉक्ट्रिन का हवाला देकर लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करता है, पर उसने चुनी हुई सरकारों को कई बार गिराया। और 1953 में आप देखिए ईरान की लोकतांत्रिक मोसादेग सरकार को तेल सौदा फैल होने पर गिराया गया था। चिली में सल्वाडोर अल्यांदे का तख्तापलट कर क्रूज जनरल पिनोसे को लंबे समय तक सत्ता में बैठाए रखा। और अमेरिकी पोर्टल इंटरसेप्ट ने हाल में बताया कि पाकिस्तान में आप देखते हैं कि इमरान खान को इसलिए सत्ता गंवानी पड़ी क्योंकि वह रूस और अमेरिका के बीच तटस्थ रवैया अपनाए थे। प्रधानमंत्री मोदी से भी अमेरिका इसी वजह से नाराज है। अमेरिका सत्ता परिवर्तन इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने सभी देशों में पिछलग्गुओं की फौज बना रखी है। कई बार तख्तापलट के इच्छुकों सीधे अमेरिकी राजनयिकों से संपर्क कर लेते हैं। और बांग्लादेश का छात्र आंदोलन हो या फिर यूक्रेन की मैदान क्रांति, सत्ता परिवर्तन का अमेरिकी प्रारूप एक समान है। इन प्रयासों में अमेरिकी पोषित एनजीओ, अप्रवासी बुद्धिजीवी और विपक्षी दलों का सहारा लिया जाता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस के अलावा दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति सलाहुद्दीन अहमद भी यूनुस की तरह फुल ब्राइट स्कॉलर हैं और अमेरिका पोषित एनजीओ चलाते हैं। जो पैतरे अमेरिका ने बांग्लादेश या यूक्रेन में चले वह भी भारत में भी चल रहा है। बांग्लादेश पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी का आरोप है कि राहुल गांधी ने विगत माह विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी का नेता बेगम खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान से लंदन में मुलाकात की थी।
जब भी अमेरिका को चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट करना होता है, वह लोकतंत्र, मानवाधिकार, अल्पसंख्यक हितों का शोर मचाना शुरू कर देता है। क्या यह महज दुरुपयोग है कि राहुल गांधी न सिर्फ अमेरिका जाकर लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के खतरे में होने की बात करते हैं, बल्कि पश्चिमी हस्तक्षेप की मांग भी करते हैं? क्या यह भी दुरुपयोग है कि जैसे यूक्रेन में मैदान क्रांति में यानुकोविच को धन कुबेरों की कठपुतली बनाकर माहौल गरमाया गया, वैसे हिंडनबर्ग जैसी संस्थाओं की मदद से राहुल गांधी, अदानी, अंबानी को निशाना बना रहे हैं? और इन आप देखते हैं कि प्रयासों में संस्थाओं, व्यक्तियों की भूमिका भी एक समान है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सदस्य तौहीद अहमद ने जैसे विरोध भड़काने का काम किया, ठीक वैसा ही प्रोपेगेंडा अमेरिकी दूतावास ने हाल ही में एक भारतीय यूट्यूबर के नेतृत्व में आयोजित किया। विख्यात अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स कहते हैं कि दुष्प्रचार के खिलाफ अभियान अमेरिका द्वारा फेक न्यूज फैलाने का प्रयोजन होते हैं और चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने के जो प्रयास उम्मीद यार नेटवर्क फॉर फाउंडेशन और सोरोस पोषित संस्थाओं ने भारत में किए, वही बांग्लादेश में अमेरिका पोषित संस्था ब्रोती ने किया। इसी कारण ब्रोती की सीईओ शर्मिन मुशीद को भी अंतरिम सरकार में जगह मिली है। बांग्लादेश में अमेरिकी हस्तक्षेप इस कदर था कि अमेरिकी राजदूत पीटर हास चुनाव आयुक्त से मिलकर आयोग के कर्मियों को अमेरिका वीजा प्रतिबंधित करने की धमकी दे रहे थे। भारतीय चुनाव में हस्तक्षेप के लिए कुछ विदेशी पत्रकारों को अथाह पैसा दिया गया। जाति जनगणना उनके ही दिमाग की उपज थी। कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा और सलमान खुर्शीद बांग्लादेश के पुनरावृत्ति भारत में करने की धमकी दे चुके हैं। यद्यपि भारत में तख्तापलट की आशा दुस्साहस से अधिक कुछ नहीं है, तब भी अमेरिकी उपनिषद का दुम छल्ला बनने की ललक या तख्तापलट के सपने देखना कांग्रेस के माथे पर कलंक है। कांग्रेस नेतृत्व का सोच यह भी बताता है कि उसके लिए भारत भी एक बनाना रिपब्लिक है। लेखक इंडिक अकादमिक के सदस्य वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम विकास सारस्वत, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय बता सकते हैं, इनकी राय। और एक बात मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, बहुत सारे लोग इस आर्टिकल से सहमत नहीं होंगे, बहुत सारे लोग इनके खिलाफ होंगे, कहते होंगे गलत लिख रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि जो व्यक्ति है ना, जो ये आर्टिकल लिख रहा है, उसके बारे में जरूर देख लिया करिए, पढ़ लिया करिए कि उसकी विचारधारा क्या है, वो किसकी ओर झुकाव रखता है। कई बार कह रहता है कि बीजेपी की तरफ झुकाव रखने वाले लेखक लिख देते हैं। कई बार आप देखते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग होते हैं, कांग्रेस के पक्षकार होते हैं, वो आर्टिकल लिखते हैं तो वो कांग्रेस की तरफ झुकाव लिखते हैं। सरकारों के साथ समाज भी सुधरे। तो वर्ष 2012 की निर्भया कांड ने जिस तरह देश को आक्रोश और क्षोभ से भर दिया, वही काम कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या ने किया है। निर्भया कांड के बाद जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के दोषियों को समय रहते कठोर सजा देने के लिए आपराधिक कानूनों में संशोधन के सुझाव दिए। इन सुझावों के अनुरूप कानूनों को संशोधित कठोर बनाया गया। कुछ राज्य सरकारों ने तो बच्चियों और किशोरियों के दुष्कर्मियों को फांसी की सजा के भी प्रावधान बनाए गए। कई दुष्कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई भी गई। इसके अतिरिक्त निर्भया कांड के दोषियों को देश को झकझोरने वाली इस घटना के 8 साल बाद फांसी की सजा भी दे दी गई। लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद यही लगता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के मामले में देश वहीं खड़ा है जहां 12 वर्ष पहले था। और इसकी पुष्टि छेड़छाड़, दुष्कर्म, अपहरण, दुष्कर्म एवं हत्या के बढ़ते मामलों से होती है। और देश भर से जिस तरह से आप देखते हैं कि घटनाएं हो रही हैं, सामने आ रही हैं, वो बड़ी चिंता का विषय है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि महिला अत्याचार रोधी कानूनों को कठोर किए जाने के बाद भी यौन अपराध लगातार बढ़ रहा है। किसी भी दिन का समाचार पत्र उठाकर देख लें, यौन अपराध की 2-4 खबरें दिखना आम बात हो गई। मुरादाबाद में अस्पताल में डॉक्टर द्वारा नर्स से दुष्कर्म, गाजियाबाद के मोदी नगर में मूक बधिर युवती के अपहरण का प्रयास, ठाणे में सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, रोहतक में साथी डॉक्टर द्वारा BDS छात्रा का अपहरण, झारखंड के साहिबगंज में पंचायत की ओर से दुष्कर्मी को जुर्माना लगाकर छोड़ देने से आहत किशोरी ने दी जान, तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में फर्जी NCC कैंप में किशोरी की यौन उत्पीड़न पर 11 गिरफ्तार। ये सभी खबरें बीते कल यानी मंगलवार को दिल्ली के केवल एक समाचार पत्र की हैं। यह समझा जा सकता है कि देश में ऐसी अन्य घटनाएं हुई होंगी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध यही बयान करते हैं कि केवल कानूनों को कठोर करने से बात बन नहीं रही। इसका यह मतलब नहीं है कि कानून कठोर नहीं होने चाहिए। कानून न केवल कठोर होने चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यौन अपराधियों को यथाशीघ्र कड़ी सजा मिले। कभी ऐसा नहीं होता है
और यदि ऐसा होने लगे तो स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन और भी बहुत कुछ करना होगा। घर के बाहर लड़कियां और महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कोई भी अस्पताल महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित ही माना जाएगा, लेकिन कोलकाता मुरादाबाद की घटनाएं यह बताती हैं कि ऐसे कार्यस्थल भी महिलाओं के लिए निरापद नहीं रह गए और जिन्हें अपेक्षाकृत उनके लिए सुरक्षित माना जाता है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज तो बंगाल का एक बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज है और वहां की प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या आपातकालीन वार्ड से सटे सेमिनार हॉल में हुई है। दुष्कर्म और हत्या का आरोपी संजय राय कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर था, यानी उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा देने की थी, लेकिन वही सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। जो रक्षक हैं वही भक्षक निकल रहे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि ममता सरकार उनकी कोलकाता पुलिस ने इन जघन्य अपराध पर लीपापोती करने की हर संभव कोशिश की है। इसी के चलते इस घटना को लेकर देश भर में वैसा ही आक्रोश उमड़ा जैसा निर्भया कांड के बाद देखने को मिला। निर्भया कांड के बाद शासक वर्ग यौन अपराधों के खिलाफ आम जन के रोष आक्रोश का सामना कई बार कर चुका है और पर स्थिति में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिख रहा। और इसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि सरकारें सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों में महिलाओं के लिए सुरक्षा का समुचित वातावरण बनाने में नाकाम है, बल्कि यह भी है कि समाज अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए तैयार नहीं है। यदि यह सोचा जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर देने एवं कानूनों को और कठोर कर देने से यौन अपराधों पर लगाम लग जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और संभव है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित टास्क फोर्स अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय सुझाने में सफल रहे जिन पर अमल से हालात कुछ बदलें। लेकिन प्रश्न केवल चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा का ही नहीं है, प्रश्न तो सभी लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा का है। और नारी शक्ति की सुरक्षा तब सुनिश्चित होगी जब समाज भी इसकी चिंता करेगा। यह समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। घर परिवार के साथ स्कूली शिक्षा, दीक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयोजन में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने का काम हो। निस्संदेह लैंगिक भेदभाव एक हद तक दूर होगा, लेकिन पूरी तौर पर नहीं। यौन अपराधों का एक बड़ा कारण महिलाओं को कमजोर, कमतरहीन और भोग की वस्तु समझने की मानसिकता है। इसी कारण वे घरेलू हिंसा से लेकर सार्वजनिक स्थानों में यौन हिंसा का शिकार बनती हैं। और जब तक महिलाओं की प्रति मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं है। स्थिति बदलने के लिए भावी पीढ़ी को नैतिकता, संस्कार, सदाचार, संघ, लैंगिक समानता की शिक्षा देनी होगी। आज स्थिति यह है कि यदि कहीं नैतिक शिक्षा और संस्कारों की महत्ता पर चर्चा चल निकले तो उसका उपवास उड़ाया जाने लगता है। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं राजीव सचान, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। एक और आपको बताऊं, देखिए आप सोचिए कि संस्कारों की, अच्छी शिक्षा, इंसान, मानव, इंसानियत, इस तरह की शिक्षा ही नहीं दी जा रही। परिवार के पास भी, माँ बाप के पास भी टाइम नहीं है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। अब आप सोचिए कि मैं तो ये सोचता हूं कि लोग इस तरह के कदम कैसे उठा लेते हैं। आप सोचिए कि हम लोग तो आप देखते हैं कि कोई लड़की बात करती है तो आप खुद सोचते होंगे हमारी नजरें, आपकी नजरें नीचे हो जाती हैं। हम लोग तो नजरें मिला के बात नहीं कर पाते हैं। आप खुद सोच के देखिए, क्योंकि ये हमारे संस्कार है हमारे। आप देखते हैं कि किसी को अगर नॉर्मल सी बात देखी होगी आप लोगों ने कि हम लोग बस में जा रहे हैं, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, अगर कोई लड़की खड़ी हुई है कहीं, आप देखते हैं कोई कुछ बोल रहा है किसी लड़की से, तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, हम लोग उसके सपोर्ट में रहते हैं। और मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि कुछ मेरे मुद्दे हैं। मैं कहता हूं महिला शिक्षा पर, महिला सुरक्षा पर, महिलाओं की स्थिति पर, एक आप देखेंगे कि किसानों पर, एक देश के जवानों पर, एक शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, मैं इसका एक तरफा समर्थन करता हूं। सीधी सी बात है कि मैं फिर नहीं देखता हूं कि क्या पॉजिटिव पॉइंट क्या नेगेटिव पॉइंट है। मेरी राय, अपनी राय बता रहा हूं मैं कहता हूं शिक्षा फ्री होनी चाहिए। और शिक्षा फ्री नहीं होना चाहिए तो इतनी तो होना चाहिए कि कम से कम हर किसी की पहुंच इस तक हो। वरना देखिए शिक्षा कितनी महंगी हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी महंगी हो गई। महिलाओं को आप देखते हैं कि आप कहते हैं आधी आबादी है महिलाओं की, लेकिन उन्हें कितना अधिकार मिल पा रहे हैं, कितनी सशक्त हो पा रही हैं। अपने घर से हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से भेदभाव शुरू हो जाता है लड़कियों के साथ, उन्हें कमजोर मानने लगते हैं। अपने घर में हम लोगों ने देखा होगा कि हमारी माँ सुबह 4 बजे उठ जाती है, 3:30 बजे उठ जाती है, वो दिन भर लगी रहती है और रात में 12 बजे उसे फ्री होती है। और हमारे घर वाले जो पुरुष प्रधान होते हैं वो क्या सोचते हैं, अरे हम बहुत बड़ा काम करके आए, 5-7 घंटे नौकरी करके आए, बाहर का काम करके आए। उससे पूछिए, वो कई गुना आपसे ज्यादा मेहनत कर रही है। ये सब सोच बदलने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश शिक्षा देना ही जरूरी है, अच्छे स्कूल कॉलेजों में भेजिए, लेकिन 1 घंटे इंसानियत, मानवता की भी तो शिक्षा दीजिए। धन साधन हो, लक्ष्य नहीं। तो धन दिनादिन जीवन के स्वचालन का आधार है। इसके अभाव में जहां अनेक कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, वहीं इसकी विपुलता कई बार समस्या बन जाती है। बहुतेरों के जीवन का मात्र यही लक्ष्य है कि न्यूनतम समय में अधिकाधिक धन संपत्ति जुटा ली जाए। अथाह धन की उत्कृष्टता विशेषकर युवाओं बच्चों को भ्रमित कर रही है और उनके सुचारू स्वस्थ जीवन में बाधा बन रही है। तेजी से बढ़ती इस
अवांछित प्रवृत्ति के लिए भी माता पिता, वरिष्ठ जन, नेता और समाज भी दोषी है, जो अपरिपक्व मन में यह बात बैठा देते हैं कि सफलता का पैमाना आर्थिक समृद्धि है। यह सीख पढ़कर कि धन के बूते संसार में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, वह धन अर्जन को लक्ष्य बना लेता है और इसे पाने के लिए उचित अनुचित में भेद नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जीवन मूल्यों के साथ सहज ही समझौता करता है। संबंधों की गरिमा और आध्यात्मिक समृद्धि उसके लिए अर्थहीन होती है। व्यवहार में एक बारगी धन अर्जन की राह थाम चुका व्यक्ति उसी दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। धन की आवश्यक आवक बढ़ती है तो अनावश्यक वस्तुएं भी जमा होती हैं, साथ ही ऐसी आदतें भी बनती हैं जो केवल क्षणिक आनंद देती हैं। अनुभव बताता है कि जो जीवन शैली हम चुन लेते हैं उससे वापसी प्रयास दुष्कर होती है। जीवन में धन अर्जन को ही सर्वोपरि मानने वाला आध्यात्मिक, भौतिक तथा भावनात्मक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति को कम आंकता है और उसे हेय दृष्टि से देखता है और उसमें अहंकार का भाव आ जाता है और आप देखते हैं कि यही उसके विनाश का कारण बनता है। इससे पूर्व की धन की अधिकता हमें उचित मार्ग से विचलित करे। विचार करना होगा कि श्रेष्ठ सुखी जीवन के लिए कितने धन से जरूरी कार्य निभ जाएगी, यह भी धन साधन भर रहे या फिर स्वयं में लक्ष्य हो। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। और मैं तो हमेशा कह रहा हूँ आप लोगों से कि देखिए 24 घंटा होता है डेली और आप देखते हैं इतना टाइम मिलता है, आप दुनिया से मिलते हैं, लेकिन 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपने आप से जरूर मिला करिए कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं आप गलत तो भटक तो नहीं रहे, अपना रास्ता तो नहीं छोड़ रहे हैं। दबाव में आई सरकार। ये आप देखिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में उच्च पदों पर विशेषज्ञता वाले लोगों की एक प्रकार से सीधी भर्ती अर्थात लेटरल एंट्री वाला विज्ञापन वापस लेने से यही स्पष्ट हो रहा है कि मोदी सरकार दबाव में आ गई है। एक और बात बताऊं, इस बार आप देखते हैं कि पूर्ण बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, उससे आप देखते हैं सहयोगी दलों के ऊपर निर्भर है और दबाव केवल विपक्षी दलों का ही नहीं था बल्कि सहयोगी दलों का भी था। चंद्रबाबू नायडू ने तो लेटरल एंट्री के जरिए अनुभवी लोगों की भर्ती की पहल का समर्थन किया, लेकिन चिराग पासवान खुलकर विरोध में आ गए। एक अन्य प्रमुख सहयोगी दल जदयू के नेताओं ने भी लेटरल एंट्री का विरोध कर दिया और इससे तो यही लगता है कि मोदी सरकार ने इस पहल को आगे बढ़ाने के पहले अपने सहयोगी दलों से विचार विमर्श ही नहीं किया और यदि वास्तव में ऐसा नहीं किया गया तो यह उसकी रणनीतिक चूक ही है। केंद्र सरकार को यह आभास होना चाहिए था कि विपक्ष जिस तरह हम हर मामले में आरक्षण के मुद्दे को तूल देने के साथ संविधान के खतरे में होने का हवा खड़ा कर रहा है, उसके चलते हुए इस पहल के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। यह निराशाजनक है कि मोदी सरकार ने तो विपक्ष की संभावित प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकी और न ही अपने सहयोगी दलों को साथ ले सकी। यह ठीक है कि मोदी सरकार अपने अपने क्षेत्र के कुशल लोगों की प्रशासन में भर्ती की पहल से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन उसे जिस तरह अपने कदम खींचने पड़े उससे एक मजबूत सरकार की उसकी छवि को धक्का लगा है और प्रशासन में अनुभवी लोगों की सेवाएं लिया जाना कोई नई अनोखी बात नहीं। इसका सिलसिला तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय ही शुरू हो गया था। इसके बाद ही सरकारों में भी यह सिलसिला कायम रहा। अनेक ऐसे उच्च पदों पर विशेषज्ञों को लाया गया और जिन्हें आईएएस, आईएफएस आदि संभालते थे। मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह, अहलूवालिया आदि लेटरल एंट्री के जरिए उच्च पदों पर आए थे और इसी तरह अनेक राजदूत भी गैर आईएफएस नियुक्त किए गए। प्रशासन के साथ शासन में भी अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों की सेवाएं ली गई। आधार की पहल को अंजाम देने के लिए नील कैनी को लाया गया। विपक्षी नेता और विशेष रूप से राहुल गांधी सबसे राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और यह उनकी मौका परस्ती ही है कि एक समय वह खुद लेटरल एंट्री के जरिए प्रशासन में पूर्व सैन्य अधिकारियों की भर्ती का वादा कर रहे थे, लेकिन उसके खिलाफ खड़े हो गए। वह भी तब जब यह कहीं नहीं कहा गया कि आरक्षित तबकों के लोग लेटरल एंट्री का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। अमेरिका जैसे देशों में भी सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण है, पर वहां भी लेटरल एंट्री की व्यवस्था है। यह ठीक नहीं है कि अपने देश में आरक्षण को हर मर्ज की दबाव बनाया जा रहा है। अब आप देखिए, वो सत्ता पक्ष में होते हैं तो तब कुछ और बात होती है, विपक्ष में होते हैं तो कुछ और बात होती है। अब ईवीएम का विरोध बीजेपी भी करती थी जब विपक्ष में थी, आज वो सत्ता में है तो उसे अच्छी लग रही है। समझ सकते हैं आप। आदेश का अनुपालन तो सरकारी योजनाएं तो बना देती हैं, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। अधिकारियों से सीधा संवाद न होने से जन शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया और जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है। खंड विकास अधिकारियों को अपने विकास खंड मुख्यालय पर निवास सुनिश्चित करना होगा।
ऐसा ना होने पर सख्त कार्रवाई होगी। यह आदेश निश्चित रूप से जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कारण यह है कि तैनाती स्थल पर निवास न करने से कार्यालय में उपस्थिति के निर्धारित समय का अनुपालन नहीं हो पाता। अपनी समस्याओं को लेकर परेशान लोग खंड विकास कार्यालय की परिक्रमा करते रहते हैं। अन्य विभागों एवं अधिकारियों के लिए भी इस तरह के शासन आदेश पूर्व में जारी हो चुके हैं। अवहेलना पर कार्रवाई का भी प्रावधान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। औचक निरीक्षण में यह बात सामने आती रही कि खंड विकास अधिकारियों की तरह प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों को की भी तैनाती स्थल पर ही निवास करने के निर्देश हैं। इसके विपरीत दूरस्थ क्षेत्रों में जहां चिकित्सक सुविधाओं की ज्यादा आवश्यकता होती है, वहां चिकित्सक पर्याप्त निवास नहीं करते। जिला मुख्यालय अन्य किसी नजदीक शहर कस्बों में रहते हैं। इसका परिणाम होता है कि ना वे समय से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं और ना ही मरीजों को समुचित इलाज मिल पाता है। परिणाम स्वरूप उन्हें निजी चिकित्सकों की शरण में जाना पड़ता है। शासन स्तर पर यह आकलन भी कराया जाना चाहिए कि विकासखंड मुख्यालयों का अन्य कार्यस्थल पर अधिकारियों के निवास की समुचित व्यवस्था है या नहीं। अब देखना यह है कि मुख्य सचिव के आदेश को मंडलायुक्त और जिलाधिकारी कितने प्रभावी ढंग से लागू करवा पाते हैं। वृद्ध पेड़ भी पेंशन के हकदार हैं। देखिए, तो हरियाणा के एक निश्चित आयु के वृद्धों को पेंशन देने की योजना की तरफ 75 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध पेड़ों को पेंशन देने की योजना प्रारंभ हुई है। दरअसल प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत कुल 3,810 पेड़ों का चयन किया गया है। इनमें से प्रत्येक पेड़ को सालाना 2750 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यह राशि उस व्यक्ति के खाते में भेजी जाएगी जो उस पेड़ की देखभाल एवं रखरखाव करेगा। खास बात यह है कि जिस तरह वृद्धावस्था पेंशन की राशि समय के साथ बढ़ती है, उसी अनुरूप पेड़ों के लिए निर्धारित पेंशन राशि भी वार्षिक वृद्धि की जाएगी। और हरियाणा का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस योजना के तहत पेड़ों को केवल एक आर्थिक वस्तु के रूप में नहीं समझा जा रहा है, बल्कि उन्हें एक जीवित इकाई के रूप में मान्यता दी गई है। पेड़ों को पेंशन देने का अर्थ है कि उनकी जीवन प्रत्याशा को विस्तार देना, और इसका प्रतिफल यह होगा कि इससे उनकी ऑक्सीजन एवं अन्न उपदान देने की क्षमता का विस्तार होगा। इस पेंशन योजना के तहत 40 प्रजातियों के पेड़ों को सम्मिलित किया गया। इनमें आप देखते हैं मुख्य रूप से पीपल, बरगद, नीम, आम, गूलर और कदम जैसे पेड़ शामिल है। इस पेंशन योजना का उद्देश्य पारिस्थितिक महत्व को विशाल पेड़ों का संरक्षण करना है, और इससे छोटे भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। साथ ही इससे पुराने पेड़ों की कटाई रोकी जा सकती है, क्योंकि पेंशन मिलने की उम्मीद में ऐसे पेड़ों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। संतुलित पर्यावरण की स्थापना में पेड़ पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक परिपक्व पेड़ एक साल में वातावरण से लगभग 48 पाउंड से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है, और शोध बताते हैं कि एक वर्ष में 1 एकड़ के दरमियान लगे पेड़ उतना कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं जितना एक कार औसतन 2600 मील की दूरी तय कर उत्पन्न करती है। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति ने एक पेड़ की औसत कीमत 74,500 रुपये बताई थी। इसमें ऑक्सीजन उत्पन्न करने की लागत और समस्त पारिस्थितिक लाभ को जोड़ा गया। पेड़ों का व्यापक आर्थिक मूल्य होता है, साथ ही इसके पारिस्थितिक महत्व को भी कम नहीं आंका जा सकता है। पेड़ पौधों का संरक्षण पृथ्वी की खुशहाली के लिए जरूरी है। ये वर्षा कराने, तापमान को नियंत्रित करने, मृदा के कटाव को रोकने, जैव विविधता का पालन पोषण करने में भी सहायक है। बहरहाल देश में बुजुर्ग नागरिकों की तरह बुजुर्ग पेड़ों को भी आप देखते हैं संरक्षित करने की दरकार है, तभी देश सामाजिक परिस्थिति की दृष्टि से सबल हो सकता है। लेखक BHU में सुधारती हैं। ये आप देख लीजिए, हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। ये उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, लखनऊ इसकी राजधानी है। पेड़ों के महत्व के बारे में जब लिख रहे हैं ना कुछ, तो आप लोग ये बता सकते हैं सब, ठीक है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा आप लोग। इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये सामने आ रहे हैं जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम, और जिस तरह से देश भर से घटनाएं हो रही हैं, खबरें आ रही हैं, और देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, चाहे वो गरीब देश हो, अमीर देश हो, गरीब लोग हो, अमीर लोग हो। प्रकृति का बदलता स्वरूप पृथ्वी पर मानव जीवन को कठिन बना रहा है। हाल ही में केरल के वायनाड में हुई भयावह तबाही की परिकल्पना शायद ही उस क्षेत्र के लोगों ने कभी की होगी, और परिकल्पना इसकी, और आप देखते हैं कि जिसमें सवा 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और आप देखते हैं कि एवं सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए, और इस आपदा में हमें आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक रूप से भी काफी चोट पहुंचाया। इस घटना के लिए मूल
के लिए मूल रूप से मानव के विभिन्न पर्यावरणीय आहित कार्यों से उत्पन्न हो रहा जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण है। और आप देखते हैं कि हाल के वर्षों में पर्यावरण की चरम घटनाओं की आवृत्ति एवं संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है, जिस कारण से किसी क्षेत्र में बहुत अधिक तो किसी क्षेत्र में बिल्कुल कम वर्षा का पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस भूस्खलन के पीछे भी भारी बारिश व्यापक रूप से जिम्मेदार है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण संबंधित आंकड़ों के अनुसार सामान्य से 10% से अधिक थी। वायनाड का यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से काफी संवेदनशील क्षेत्र में आता है, जहां अत्यधिक संख्या में आबादी की मौजूदगी वन क्षेत्र में 60% से अधिक की कमी एवं निर्माण कार्यों के लिए खुदाई एवं अन्य गतिविधियों में भी इस प्राकृतिक आपदा से हुए दुष्परिणाम को बढ़ा दिया। जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव, ये सब नोट कर लीजिए आंकड़े, ये तथ्य। भारत के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन का बीते कुछ दशकों से काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है। अत्यधिक संख्या में सामने आ रही विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं एवं उसके दुष्परिणाम होने वाले भयावह नुकसान के तौर पर इसे अक्सर देखा भी जा रहा है। संबंधित आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 1901 के बाद से औसतन तापमान में लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है, जिस कारण से वातावरण में पानी ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ी है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के पैटर्न में अप्रत्याशित बदलाव एवं एक्सट्रीम वेदर इवेंट की संख्या व आवृत्ति में वृद्धि हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में हो रही भयावह भूस्खलन की घटनाएं भी मूल रूप से चरम वर्षा एवं उसके पश्चात के प्रभाव का ही परिणाम है। या आप देखिए, इसी क्रम में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप, जो एक विश्व स्तरीय मंच है और जहां आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर चर्चा एवं समाधान के संबंध में कार्य किए जाते हैं, वहां भी भारत सरकार अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है और साथ ही तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों की ओर भी भारत पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे वह स्वच्छ ऊर्जा की बात हो या फिर कार्बन उत्सर्जन कम करने एवं कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ने की आवश्यकता हो। इसी कड़ी में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पर हो रहे कार्य भी काफी सराहनीय है। परंतु इस सब सकारात्मक कार्यों के बावजूद भारत के सामान्य जनमानस को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक होना होगा और विश्व के अन्य देशों को भी सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ना होगा। गाडगिल कमेटी रिपोर्ट, भारत का पश्चिमी घाट पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है, जिसकी पुष्टि डॉक्टर माधव गाडगिल द्वारा प्रस्तुत की गई गाडगिल कमेटी रिपोर्ट 2011 में प्रमुखता से की गई थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने पश्चिमी घाट के परिस्थिति संवेदनशील क्षेत्रों को जोन 1, 2 और 3 में बांटा था। इससे जोन 1 को काफी संवेदनशील होने का कारण इस क्षेत्र में रेत खनन समेत सभी प्रकार के उत्खनन आदि कार्यों पर रोक लगाने की बात कही थी। साथ ही वाणिज्य, कृषि एवं अन्य विकासात्मक कार्यों को भी अलग अलग जोन के हिसाब से काम करने की बात कही गई थी। और वस्तुतः यह रिपोर्ट बॉटम अप अप्रोच के तहत तैयार की गई थी। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण संरक्षण के जरिए इसी अप्रोच की संस्तुति की जाती। साथ ही आप देखिए, वाणिज्य, कृषि, अन्य विकासात्मक कार्यों को भी अलग अलग जोन के हिसाब से काम करने की बात कही गई थी। वस्तुतः यह रिपोर्ट बॉटम अप अप्रोच के तहत तैयार की गई थी। उल्लेखनीय है कि वह पर्यावरण संरक्षण के लिए इसी अप्रोच की संस्तुति की जाती है, परंतु क्षेत्र में बढ़ते जनसंख्या दबाव के मद्देनजर आजीविका एवं विकास में बाधा की आशंकाओं के बीच इसके क्रियान्वयन का विरोध किया गया। और साथ ही वर्ष 2012 की कस्तूरी रंगन रिपोर्ट लगभग 80% गाडगिल संस्तुति के पक्ष में नहीं थी। विकासात्मक कार्य, उत्खनन, परिवहन ढांचा विकास आदि के पैमाने पर भी राज्यों ने इसका विरोध किया था। और आप देखिए, परंतु अब वह समय आ चुका है जब जनसंख्या दबाव, जलवायु परिवर्तन, विकास के बीच में संतुलन स्थापित कर उपयुक्त रिपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किए जाने की ओर बढ़ना होगा। आगे की राय क्या हो सकती है? एक गंभीर विषय के रूप में सामान्य जनमानस तक जलवायु परिवर्तन की पहुंच आज भी काफी हद तक सुनिश्चित नहीं हो पाई। अब भी महज संभ्रांत लोगों के बीच ही यह चर्चा के विषय के रूप में बना हुआ है। और आप देखते हैं कि परंतु प्रभाव की बात करें तो इसका विपरीत असर गरीबों पर तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक है और इस कारण इसे उनके बीच और उनसे जुड़े मुद्दे के रूप में लाना होगा। इसमें लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। वैसे तो भारत की परंपरा एवं समाज में पर्यावरण के प्रति सम्मान एवं पर्यावरण हितकर कार्यों का समावेश प्राचीन काल से रहा है, परंतु आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में पर्यावरण से अलगाव, ये आप देखते हैं कि भी काफी बड़ी संख्या में उदाहरण मौजूद हैं जिसने पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। अतः हमें पुनः अपने जीवन में पर्यावरण केंद्रित जीवन शैली को अपनाना होगा। इस क्रम में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनके पास बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक एवं बुनियादी ढांचे
उपलब्ध हैं। इन सभी के उपयोग से लोगों के बीच जागरूकता, जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है। अब देखिए, इस तरह के आर्टिकल होना चाहिए, एडिटोरियल, ये आपको काफी मदद पहुंचाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में आधुनिक गतिविधियों पर नियंत्रण। तो आप देखिए, बीते बीते कुछ समय के दौरान देश के पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बाढ़, बादल फटने, इस कारण पहाड़ों के दरकने एवं भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी, और स्वाभाविक ही उससे होने वाले आप देखिए दुष्प्रभाव भी बढ़े। और आप देखिए, इन आपदाओं के दौरान बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हो रहे हैं। इस कारण व्यापक आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ये सभी घटनाएं पहाड़ी राज्यों के पर्यावरण को ताक पर रखकर किए गए आर्थिक एवं आधुनिक विकास के विपरीत परिणामों को दिखाती है, और इस दिशा में समस्याओं को जड़ से समझने और उनके समाधान की जरूरत है, ताकि पहाड़ों में हो रहे विनाश को न्यूनतम करते हुए दीर्घ अवधि तक कायम रहने वाले विकास को सुनिश्चित किया जा सके। और इस क्षेत्र के आम जनमानस के लिए भले ही यह ईश्वरीय प्रभाव से निर्मित आपदा कही जा सकती हो, परंतु इस तथ्य की गहराई से आकलन दर्शाता है कि यह मानव जनित आपदाओं के ही अलग अलग प्रकारों में से एक है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से हम बीते लगभग 100 वर्षों के बारिश के पैटर्न को देखें तो उसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं देखा गया, परंतु पिछले 20 वर्षों में इन क्षेत्रों के वर्षा के पैटर्न में बड़ा परिवर्तन दर्ज किया गया है, और जिसके तहत कम दिनों में अधिक वर्षा का होना सामान्य होता जा रहा है। पहले जहां वर्षा के भू क्षेत्र का दायरा काफी बड़ा होता था, वहीं हाल के वर्षों में इसके भू क्षेत्र पहले की तुलना में थोड़ा सिमट गया। इतना ही नहीं, एक छोटे दायरे में कम समय में अधिक बारिश का होना भी एक नए पैटर्न के रूप में बीते कुछ वर्षों में देखने में आ रहा है। और इस परिवर्तन के पीछे मानव जनित विविध प्रकार की प्रकृति के प्रतिकूल होने वाली गतिविधियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर परिलक्षित हो रहे जलवायु परिवर्तन से उपयुक्त क्षेत्रों में पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, हाल के वर्षों में नई सड़कों के निर्माण, सड़कों के चौड़ीकरण, टूरिज्म, और आप देखेंगे कि टूरिज्म, पिकनिक स्पॉट आदि में वृद्धि हुई है। देश के पहाड़ी भूभाग में कई स्थानों पर पर्यटन की दृष्टि से आधारभूत संरचना को तैयार किया जा रहा है, और वहां की खूबसूरती को आधुनिक रूप से विकसित किया जा रहा है। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही इन संरचनाओं से प्रकृति को नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है। इन क्षेत्रों के पर्यावरण, भूगोल, संस्कृति आदि की अनदेखी करते हुए जिस प्रकार विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे पहाड़ों को काफी नाजुक एवं असुरक्षित बना दिया है। वर्तमान में यह धारणा एक ठोस रूप ले चुकी है कि आधुनिक विकास आवश्यक है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र की आर्थिक तरक्की होगी, लोगों में खुशहाली आएगी। परंतु इस सोच में बदलाव करना होगा। पहाड़ी क्षेत्र में विकास के निहितार्थ को बदलना होगा। सड़क निर्माण के नाम पर 90 डिग्री के कोण पर सड़कों को काटना, निर्माण प्रक्रिया में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव, मानव की अतिवादी एवं लोभ से ग्रसित लालसा भविष्य के लिए व्यापक खतरा है। जो आप देखें, जो कि स्पष्ट तौर पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास, भवन, होटल निर्माण एवं अन्य क्रियाकलापों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मानव ने अपने निहित स्वार्थ के लिए आप देखिए पहाड़ी परितंत्र को दुष्प्रभावित किया। पहाड़ी राज्यों में निरंकुश रूप से बढ़ रहे पर्यटन, जनसंख्या एवं वाहन दबाव को भी नियंत्रित करना होगा, ताकि वहां की परिस्थिति की अपने स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहे। ऐसा होने से पहाड़ों को तो आप देखते हैं कि बचा ही जा सकता है। मानव समुदाय स्वयं पर मंडरा रहे खतरों को कम करने में भी सक्षम हो सकता है। हेलो, हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? देखिए, जो काम के आर्टिकल रहते हैं उन पर हम लोग बातें कर लेते हैं, बाकी राजनीति से जुड़े हुए रहते हैं तो ये देख लिया करिएगा आप लोग, ठीक है। इसकी पीडीएफ अगर आपको लगता है कि पढ़ना है तो इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पास रख भी सकते हैं। एक आर्टिकल जनसत्ता का बड़ा अच्छा लिखा जाता है, आपके एग्जाम की डिमांड का ही रहता है, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी का विस्तार, तो इसे भी देख लिया करिएगा।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त कर 6.69 अरब डॉलर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तथा वर्ष 2047 तक 30 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ देश विकसित भारत का सपना देख रहा है। यह जनांकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने कार्यबल का उपयोग कर आर्थिक विकास की मजबूत बुनियाद रखने को तत्पर है। पर यह भी तथ्य है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय G20 देशों में सबसे है। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। हम लोगों ने इसकी अध्यक्षता भी की हुई थी। और इसमें कौन कौन मेंबर हैं, चलिए आज आप लोग बताइए। क्या आप लोग बताइए इसमें। इसकी स्थापना के बारे में मैं बता देता हूं कि इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। भारत के सामने बढ़ती बेरोजगारी, गहराती आय असमानता, गरीबी, अकुशल श्रम बल, मुद्रास्फीति जैसी अनेक आर्थिक चुनौतियां हैं, पर इसमें सर्वाधिक चिंताजनक है बढ़ती बेरोजगारी। समझना होगा कि निरंतर उच्च आर्थिक विकास दर के दौरान श्रम बल का समुचित उपयोग न हो सकने के कारण बढ़ती बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के समक्ष एक गंभीर समस्या है। भारत में रोजगार के मापदंड ढीले ढाले। अगर कोई व्यक्ति सर्वेक्षण से पूर्व एक वर्ष में अपेक्षाकृत लंबे हिस्से तक कार्यरत था तो नियोजित तथा न्यूनतम 30 दिनों के लिए कार्यरत था तो उसे सब्सिडरी स्टेटस में नियोजित माना जाता है। इस मापदंड के अनुसार 2022-23 में 3.2% भारतीय बेरोजगार थे। इन दोनों स्थितियों को वार्षिक श्रम भागीदारी दर रपट में शामिल किया जाता है और यूजुअल स्टेटस में प्रिंसिपल स्टेटस और सब्सिडियरी स्टेटस शामिल है। अगर कोई व्यक्ति सर्वेक्षण से पहले के 7 दिनों के दौरान न्यूनतम 1 घंटे के लिए भी कार्यरत है तो उसे यूजुअल स्टेटस में नियोजित माना जाता है। इस मापदंड से मार्च 2024 में 6.7% भारतीय बेरोजगार थे। आर्थिक सुधारों के दौर में रोजगार विहीन वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारों की फौज बढ़ाने के साथ साथ देश में बढ़ती सामाजिक और आर्थिक असमानता का कारण बन रही है। ये आंकड़े आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख सकते हैं आप लोग, कभी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। विगत 1.5 दशक में बेरोजगारी दर 2008 में लगभग 5.5% से बढ़कर 2020 में 8% और वर्ष 2022 में 7.33%, वर्ष 2023 में 8%, जून 2024 में बढ़कर 9.2% होगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर जून 2024 में 9.2% थी, जो मई 2024 में 7% से अधिक थी। CMI के अनुसार जून 2024 में महिला बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से अधिक और 18.5% तक पहुंच गई है। यह बेरोजगारी दर पिछले वर्ष इसी अवधि के 15.1% से अधिक थी। भारत के LPR जून 2023 में 39.9% से बढ़कर मई 2024 में 48.8%, जून 2024 में 41.4% हो गई। इसी अवधि में ग्रामीण बेरोजगारी दर मई के 6.3% से बढ़कर जून में 9.3% हो गई। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ये आप देखिए संयुक्त रूप से तैयार भारत रोजगार रपट 2024 के अनुसार भारत की कार्यशील आबादी वर्ष 2011 में 61% से बढ़कर 2021 में 64% हो गई। वर्ष 2036 में इसके 65% होने का अनुमान है। वर्ष 2022 में आर्थिक गतिविधियों में युवाओं का हिस्सा घटकर 37% रह गया। 2022-23 के LPR के अनुसार भारत में कार्य करने योग्य आयु समूह की आबादी 107.3 करोड़ है, जिसमें 55.1 करोड़ पुरुष और 52.2 करोड़ महिलाएं हैं। इसमें आप देखते हैं कि 57.9% यानी कि 62.9 करोड़ आबादी श्रम बल में सम्मिलित थी, जबकि 44.4 करोड़ श्रम बल में सम्मिलित नहीं थी। LPR 78.5% के साथ 43.3 करोड़ कार्यशील पुरुष जबकि 1.4 करोड़ यानी 3.3% बेरोजगार हैं और वहीं LPR 37% के साथ 19.3 करोड़ कार्यशील महिलाएं और आप देखते हैं कि तथा 60 लाख यानी 2.9% बेरोजगार। रोजगार प्राप्त श्रम बल में सर्वाधिक 57.3% हिस्सा स्वरोजगार का है, जबकि 21.8% लोग गैर नियमित रोजगार में है। सबसे कम 20.9% लोग नियमित वेतन वाली नौकरियों में हैं। भारत में लोगों की सर्वाधिक पसंदीदा सरकारी नौकरी में मात्र 2.4% यानी 1.5 करोड़ व्यक्ति नियोजित हैं। इसके रोजगार परिदृश्य का सर्वाधिक दुखद पक्ष है कि पढ़े लिखे लोगों में अपेक्षाकृत अधिक बेरोजगारी है, जो निरंतर आप देखिए बढ़ रही है। निरक्षर व्यक्तियों में बेरोजगारी दर 0.2%, माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त लोगों में 2.2%, माध्यमिक एवं उससे अधिक शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी दर 7.3% है। भारत के अपेक्षाकृत विकसित राज्यों में बेरोजगारी की स्थिति अधिक चिंताजनक है। केरल में बेरोजगारी 7%, गोवा में
7%, तमिलनाडु में 5.6%, जबकि मध्य प्रदेश में 1.6%, झारखंड में 1.7%, गुजरात में 1.7%, उत्तर प्रदेश में 2.4%, पश्चिम बंगाल में 2.2%। अपेक्षाकृत विकसित राज्यों में युवा बेरोजगारी और चिंताजनक है। केरल में युवा बेरोजगारी 28.7%, गोवा में 27.4% के साथ कुल बेरोजगारी से 4 गुना अधिक है। तमिलनाडु में 17.5% सहित गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में युवा बेरोजगारी बहुत अधिक है, जबकि मध्य प्रदेश में 4.4%, झारखंड में 4.7%, गुजरात में 5.1%, उत्तर प्रदेश में 7%, पश्चिम बंगाल में 7.1%। दिसंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 37.4% थी, जबकि उड़ीसा में सबसे कम 0.9% थी। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, हमारी केंद्रीय बैंक है ना। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देश की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसमें 47% की आजीविका कृषि पर निर्भर है। पर्याप्त आय का अभाव, अकुशल श्रमबल, निरक्षरता, अदृश्य बेरोजगारी, मौसम बेरोजगारी, गैर कृषि रोजगार की कमी जैसी अनेक समस्याएं ग्रामीण श्रमिकों के सामने है। 90% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में है। असंगठित श्रमिकों के सामने अल्प आय कार्य में आप देखते हैं कि अनियमितता, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण के उपायों का अभाव जैसी अनेक समस्याएं। भारतीय श्रम बाजार की 2 मुख्य दिक्कतें हैं। पहली, देश के युवाओं 15 से 29 वर्ष में समग्र कार्यबल की तुलना में उच्च बेरोजगारी दर बरकरार है। दूसरी, आप देखते हैं कि लैंगिक असमानता को उच्च स्तर, महिलाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों में सुधार का कोई संकेत नहीं है। 2024 में पहली तिमाही के दौरान युवा बेरोजगारी दर 17% थी, जो कामकाजी उम्र की आबादी में बेरोजगारी से 2.5 गुना अधिक थी। युवा महिला श्रमिकों की में बेरोजगारी दर और अधिक 22.7% थी। भारत में बेरोजगारी दर आंतरिक और वैश्विक घटनाओं से प्रभावित होती है रही है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हुए। नोटबंदी के कारण खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में व्यवधान के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दर बढ़ी और जीएसटी के अल्पकालिक व्यवधानों से छोटे तथा मझोले उद्योग सहित अन्य कारोबार और रोजगारों को प्रभावित किया। वैश्विक महामारी तथा बाद में की अंतर्राष्ट्रीय अशांति के कारण उत्पन्न वैश्विक बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति के दबाव ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को बढ़ावा दिया और बढ़ती बेरोजगारी उपभोग व्यय, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को दुष्प्रभावित कर भारतीय अर्थव्यवस्था की सम्मुख मुश्किलें खड़ी करती रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हुआ करे, मेरे लिए सुझाव हुआ करे तो जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए, आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, धन्यवाद।